अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं नईम। दोस्तों हज 2027 का अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो चुका है। हज 2027 में अगर आप जाने का इरादा रखते हैं तो ऑफिशियली अनाउंस किया गया है कि 22 जून से लेकर यानी कल से लेकर 20 जुलाई तक आपके पास वक्त है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। लेकिन हम तमाम जाने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जाने से पहले आप हज में जो गाइडलाइन दी गई है हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आपके सामने स्क्रीन भी शेयर की जा रही है। ये तमाम चीज़ें वो हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि गाइडलाइंस में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने क्या क्या कहा है। हर साथी से चाहिए कि फॉर्म भरने के पहले वो गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से पढ़े कि किन चीज़ों को हज कमेटी ने गाइडलाइन में मेंशन किया है। इंशाल्लाह गाइडलाइन तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम से कम वक्त में आपको गाइडलाइन समझा सके। आपको इंशाल्लाह हज की तमाम मालूमात हमारे इस चैनल के ज़रिए से मिलते रहेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दूसरों तक शेयर भी करें। इंशाल्लाह जो कुछ आपको पूछना हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की इंशाल्लाह। चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये गाइडलाइन का जो ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहली बात जो यहाँ पर बताया गया है, एक ओवरव्यू बताया जाता है सब, और उसके बाद जो मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि अगर हज कमेटी से आप हज का इरादा रखते हैं तो आप ज़िंदगी में एक ही मरतबा हज कमेटी से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप दोबारा हज कमेटी से जाना चाहते हैं तो कुछ कंडीशंस है, उसी कंडीशंस के अंदर आप हज कमेटी में दोबारा एज अ रिपीटर बन के जा सकते हैं। जिसमें पहली कंडीशन ये है कि आप महरम बन के जा सकते हैं। आप अपनी वाइफ के साथ या अपनी माँ के साथ या अपनी बेटी बहन के साथ एज अ महरम बन के रिपीटर उनके साथ में जा सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि आप 65 प्लस वाले जो हाजी है, 65 साल के ऊपर वाले जो हाजी होते हैं, उनके साथ कंपेनियन कंपलसरी होता है, अकेले वो जा नहीं सकते। तो अगर चाहे आप रिपीटर है, आपने हज किया है हज कमेटी से पहले, तो आप एज ए कंपेनियन बन के भी आप दोबारा हज कमेटी से जा सकते हैं। ये एक कंडीशन है हज कमेटी से जाने के लिए। साथ ही साथ इसमें जो दूसरी बातें बताई गई है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए हज के लिए। इसमें सबसे पहली बात तो ये बताया गया कि आपका पासपोर्ट ही मशीन रीडेबल चाहिए और 31 दिसंबर 2027 तक आपका ये पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। साथ ही साथ ये बताया गया है कि आप जो 65 और 65 प्लस वाले हाजियों के साथ या फिर महरम बन के जाना चाहते हैं लेडी पिलग्रिम के साथ में, तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है। उसमें आपको मेंशन करना होता है कि आप रिपीटर हैं और आप इसके पहले हज कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें बताई गई है। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप कोई भी इसमें झूठी इंफॉर्मेशन भरते हैं, आप अगर हज कमेटी से पहले हज कर चुके हैं और दोबारा आप जा रहे हैं और अपनी बात को छुपाया है, तो इस बात को जहन में रखें कि आपका भरा हुआ पूरा पैसा ये जब्त हो सकता है। इस बात को आप जहन में रखें। इसमें और एक जो मेंशन एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, जो सीवियर कंडीशन के बीमार लोग होते हैं, जो लास्ट ईयर भी आया था कि जो बड़ी बीमारी में लोग मुब्तला है, उन्हें भी हज कमेटी ने लास्ट ईयर हज में अलाउ नहीं किया था। जो बड़े बड़े पेशेंट, किडनी पेशेंट्स हैं, डायलिसिस वगैरह के जो पेशेंट होते हैं, या फिर जो सिलेंडर वगैरह कैरी करते हैं, टीबी के पेशेंट्स हैं, और ऑक्सीजन की जिन्हें कमी होती है, दिल की बड़ी बीमारियों में जो पेशेंट मुब्तला है, उन्हें भी हज 2026 में भी अलाउड नहीं किया था। और वो सेम कंडीशन हज 2027 में भी है। ये इसमें बताया गया है। एल्डरली पेशेंट विद डिमेंशिया कहते हैं अगर चाहे कोई कुछ चीज़ें लोग जो भूल जाते हैं, बड़ी उम्र के लोग होते हैं और उनकी याददाश्त वगैरह भूलने की आदत होती है उन्हें, और प्रेगनेंसी है जिसकी लास्ट 3 मंथ्स, यानी अगर हज का वक्त है और लास्ट के आपके 3 मंथ्स में आप प्रेगनेंसी में हैं, तो आपको अनफिट करार दिया जाएगा और आपको हज के लिए ट्रैवल करने से रोक दिया जाएगा। इस बात को आप अभी से जहन में रखें। कैंसर वगैरह की पेशेंट है, कीमोथेरेपी की पेशेंट है, उन्हें भी हज 2027 में अलाउड नहीं किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें इसमें बताई गई है। और साथ में साथ ये भी बताया गया है कि जो लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरी में जाना चाहते हैं, 45 साल के ऊपर के जो लेडी होते हैं, उन्हें लेडीज़ विदाउट महरम की कैटेगरी में जाना अलाउड होता है। लेकिन इसके बारे में भी हज कमेटी ने बताया कि आप अपने शरिया से या जो भी आप मसलक के हैं उससे आप परमिशन लें और इसमें जाने, आप अपने मोतबर उलमा से इस मसले को जानकर आप अपना हज का फॉर्म भरें। अगरचे कोई लेडी अकेली जाना चाहती है। 15 साल के ऊपर वाले बच्चे जो होंगे उन्हें ही हज के लिए अलाउ किया जाएगा। 15 साल के नीचे वाले जो बच्चे होंगे वो हज के लिए ट्रैवल नहीं कर सकते। लास्ट ईयर भी 15 ईयर्स का रूल आ चुका था सडनली, लेकिन ऑलरेडी पहले गाइडलाइन में 12 ईयर्स बताया गया था, जिसकी वजह से वो रूल कैंसिल कर दिया गया था। और लास्ट 13 साल 14 साल के बच्चे भी लास्ट ईयर जा चुके थे, लेकिन इस साल 15 ईयर्स कंपलसरी होनी चाहिए। जो लोग कोर्ट के जिन्हें ऑर्डर है बाहर ट्रैवल करने से, या किसी का कुछ केसेस वगैरह चल रहे हैं जिन्हें अलाउड नहीं है, वो लोग भी हज के लिए
अलाउ नहीं किए जाएंगे। 18 साल के अगर जो बच्चे होंगे तो उन्हें अकेले ट्रैवल कर, 18 साल के जो अंदर के अगर लोग होंगे तो अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता। अगर जब पेरेंट्स वगैरह साथ है तो वो ट्रैवल कर सकते हैं हज के लिए। इसके बाद हज के प्रोसेस वगैरह में बताया गया है कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। आपके पास एक तो पासपोर्ट होना चाहिए मशीन रीडेबल, और उसके बाद वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो आपको देना है। एड्रेस प्रूफ में आप ये डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक। इंशाल्लाह हम बहुत ही जल्द आज कल या 2 दिन के अंदर ही पूरा एक डिटेल वीडियो बनाएंगे और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, और इंशाल्लाह स्क्रीन शेयर करके आपको बताएंगे। तो आप अच्छी तरीके, अभी भी वक्त बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, 20 जुलाई तक का वक्त है। अब अच्छी तरीके से गाइडलाइंस को पढ़ें और सही से फॉर्म भरें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर आप फॉर्म पहले भरें तो नंबर पहला लग जाएगा। ये डिजिटल कुर्रा होता है, यानी एक लॉटरी होती है, ड्रॉ होता है। ये ड्रॉ तकरीबन डेट ख़त्म होने के 8 दिन के बाद ही शुरू होता है, और किसी का भी नंबर लग सकता है। जिसने लब्बैक कहा है वो इंशाल्लाह इस साल हज के लिए ज़रूर जाएगा। तो आप इसमें गलती में इस जहन में ना रहे कि लास्ट ईयर मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, हमने तो सबसे पहले फॉर्म भरा था, इसके बावजूद भी हमारा नंबर कैसे नहीं लगा। ये तमाम चीज़ें अल्लाह के हाथ में होती है। आप फॉर्म भरें, सदका डालें और अल्लाह से मांगते रहें, इंशाल्लाह नंबर ज़रूर लगेगा। और साथ में ये भी बताया गया है, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपका कवर जनरेट होगा, और वो कवर एक जो आईडी होता है, वो कवर के ज़रिए से आपका सिलेक्शन होता है। नॉमिनी वगैरह आपको डिटेल ये तमाम चीज़ें मेंशन करनी होती है, अकाउंट नंबर वगैरह आपको मेंशन करना होता है। गाइडलाइंस में ये भी बताया है कि एक्सपेंडिचर आप देख सकते हैं यहाँ पर, लास्ट ईयर के जो कितने खर्चे हुए थे, होटल का खर्चा कितना है, उसके बाद मदीना का एकोमोडेशन का खर्चा कितना है, नॉर्मल हज वालों का कितना खर्चा हुआ, शॉर्ट हज वालों का कितना खर्चा हुआ, जोन 2, 3, 5 में जितने लोग रह रहे थे उन लोग के लिए कितना खर्चा है, टोटल वीज़ा का फ़ी कितना था, ट्रांसपोर्टेशन कितना था। ये तमाम चीज़ों को हज कमेटी ने पूरा हिसाब यहाँ पर आपके सामने मेंशन करके बताया गया है। पैंसठ साल के जो ऊपर के हाजी है उनके लिए भी डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, और ये भी बताया गया इसके अंदर जो लोग जनरल कैटेगरी होते हैं उनका डिक्लेरेशन फॉर्म अलग होता है। और उसमें सबसे पहले अभी यहाँ पर आप देखेंगे ऑर्डर टू प्रायोरिटी, किसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। जो लोग 65 साल के ऊपर होते हैं, ये रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, इन्हें डायरेक्टली सेलेक्ट किया जाता है बगैर कुर्रा के। और 65 साल के लेडीज़ भी, जो लेडीज़ विदाउट महरम कैटेगरी में लेडीज़ भी जो होंगे 65 साल के ऊपर वाले, उन्हें भी डायरेक्टली सेलेक्ट किया जाएगा। और फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर लेडीज़ ट्रैवलिंग विदाउट देयर महरम बिटवीन 45 to 65 ऑफ एज, और इनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद जनरल कैटेगरी वालों का होगा जिसमें बैकलॉग होंगे। बैकलॉग्स मीन्स कहा जाता है जो लास्ट ईयर वेटिंग में होंगे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट 20% कोटा सेलेक्ट किया जाएगा, यानी 20% लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा लास्ट ईयर के वेटिंग लिस्ट वालों को। इसकी मिसाल मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप स्क्रीन पे भी इंशाल्लाह मैं एक शेयर करता हूँ फ़ोटो, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे अगर 100 लोग हैं वेटिंग पर, तो उसमें से जो पहले 20 लोग होंगे वो 20% लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा, और वही लोग अपना कवर नंबर डाल सकते हैं। इनका कैटेगरी अलग दिया हुआ है। एप्लीकेशन भरते टाइम आपको, अगरचे आप रिपीटर है, सॉरी, अगरचे आप वेटिंग लिस्ट में है 2026 के, तो आप लोग बैकलॉग कैटेगरी में अपना फॉर्म भरेंगे। लेकिन इस बात को जहन में रखें, इसमें भी वो डिटेल बता दी गई है कि अगरचे आप बैकलॉग में फॉर्म भर रहे अपना, तो जो लास्ट ईयर के जो आपके मेंबर होंगे वही जाएंगे उसमें। अगरचे कोई एक कम हुआ होगा तो चलेगा, लेकिन अगर एक भी नया मेंबर उसके अंदर ऐड होता है तो आपका फॉर्म बैकलॉग में एक्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि आप सीधा जनरल कैटेगरी में जाएंगे। ये बात भी इसमें बताई गई है आगे। देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये बता दिया गया है, मैं चेक कर लेता हूँ इंशाल्लाह। If any new applicant who did not apply for Hajj 2026, तो यहाँ पर ये बता दिया गया, देखिए इंक्लूड कवर एंटर शॉल बी ट्रीटेड एज अ जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट। अगर आप नया एक भी मेंबर इसमें ऐड करते हैं तो आपका कवर ही सीधा जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, आप लोग बैकलॉग के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। हज की लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई कि 20 जुलाई ये लास्ट डेट है, और उसके बाद कुर्रा होगा इंशाल्लाह। आप फॉर्म भरने के बाद आपका ये जो प्रोसेस होता है ये स्टेट हज कमेटी को दिया जाता है। स्टेट हज कमेटी इसका स्क्रूटनी करती है, और उसके बाद आपका ये कवर नंबर जनरेट होता है।
यहाँ पे भी वही बताया, प्रिंसिपल ऑफ पूरा में सबसे पहले 65 साल के ऊपर, फिर लेडीज़ विदाउट महरम, फिर बैकलॉग, फिर बचे हुए जनरल कैटेगरी वालों का, उसके बाद ये होगा कुर्रा होगा। बताया गया है कि पेमेंट आपको आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से भी भर सकते हैं, या फिर हर साल जिस तरीके से यूनियन बैंक और स्टेट बैंक में आप रिसिप्ट जनरेट करके भी आप पेमेंट भर सकते हैं। लेकिन जिसमें अगर जब रिसिप्ट जनरेट करते हो, बैंक रेफरेंस नंबर ये आपको सही से भरना होता है, और बैंक रेफरेंस नंबर के ज़रिए से ही आपका अमाउंट शो होता है वहाँ पर। उसके बाद हज का एडवांस अमाउंट जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, उन्हें सबसे पहला जो अमाउंट भरना है, ये 1,52,300 रुपया हज का एडवांस अमाउंट भरना है, जो बताया गया है, जिसमें 1,50,000 रुपया, और उसमें ड्यूज़, मिसलेनियस ड्यूज़ 2,000, और प्रोसेसिंग फ़ी ये 300 रुपया होगा आपका सिलेक्शन होने के बाद, ये आपका अमाउंट भरना है। देखिए यहाँ पर ये भी बताया गया कि 1,25,000 का अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आने के बाद ये 1,25,000 का अमाउंट भी भरना है। उसके बाद फाइनल अमाउंट इंशाल्लाह 31 दिसंबर के पहले आपको बता दिया जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर भी यही बता दिया था कि 31 दिसंबर तक पेमेंट आपको फाइनल भरना है, लेकिन काफ़ी देर हो गई थी, जो तकरीबन मार्च तक गया था ये पेमेंट। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस वक्त मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके ताल्लुक से बहुत सारे लोग लास्ट ईयर भी हमें बता रहे थे कि हज कमेटी की फ़ैसिलिटी ऐसी है वैसी है, ये बातें प्रॉब्लम्स बाद में इसलिए क्रिएट होते हैं कि हज कमेटी की गाइडलाइंस हम पढ़ते नहीं हैं, और बाद में जाके वहाँ पे जाके हम बताते हैं कि एक रूम में हम लोग को 8 लोग को रखा है, 10 लोग को रखा है, ये तमाम चीज़ें। यहाँ पर इस बात को अच्छी तरीके से नोट करने की ज़रूरत है कि हज कमेटी ने गाइडलाइन में साफ बता दिया गया है कि अकोमोडेशन विल हैव फॉलोइंग फैसिलिटीज़, एटलीस्ट 1 बाथरूम फॉर 12 पिलग्रिम्स। यहाँ पे हज कमेटी इस बात को आपके सामने साफ रख रही है कि 12 लोगों के बीच में एक बाथरूम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा लास्ट कई सालों से कि 4 और 5 लोग के जो भी रूम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक रूम के वाइज बाथरूम थे, और कहाँ कहीं पर 2 फैमिली के बीच में एक बाथरूम थी। लेकिन यहाँ पर हज कमेटी आपको बता रही है कि एटलीस्ट एक बाथरूम होगा 12 लोगों के लिए। सफिशिएंट लिफ्ट इन केस ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, लिफ्ट भी सफिशिएंट होंगी, एकदम बड़ी तादाद में वहाँ पे ज़्यादा लिफ्ट नहीं होंगी। सफिशिएंट एयर कंडीशन होगा, वाटर डिस्पेंसर दिया जाएगा हर फ्लोर के ऊपर। उसके बाद इंटरनेट और वाईफाई की फैसिलिटी होंगी हर बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद यूजेबल फ्लैट मेटालिक बेड होंगे, और गुड क्वालिटी के मैट्रेस और 1 पिलो हर हाजी को दिया जाएगा। ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी एकोमोडेशन के ताल्लुक से, यहाँ पर हज कमेटी ने बताया है। और यहाँ पे रूम एलोकेशन इन बोथ मक्का एंड मदीना विल बी मैनेज थ्रू द कंप्यूटराइज सिस्टम। यहाँ पे जो रूम्स आपको दिए जाएंगे और ये कंप्यूटराइज सिस्टम होंगे, और मेल एंड फीमेल पिलग्रिम विल बी द हाउस इन सेपरेट रूम्स एज पर द सऊदी रेगुलेशन। लास्ट ईयर भी हाजियों को सेपरेटली रखा गया था, लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग रखे गए थे, बाजू बाजू में कमरे थे मैक्सिमम लोगों के, और जिसमें लेडीज़ अलग रखे गए थे और जेंट्स अलग रखे गए थे। ये यहाँ पर हज कमेटी ने एकोमोडेशन के ताल्लुक से बता दिया गया है। इसके अंदर मीना के ताल्लुक से बताया गया, मीना मुजल्फ़ा के बारे में यहाँ पर बता दिया गया, एलोकेशन कितना होगा, क्या होगा, ईच पिलग्रिम को कितनी जगह अलाउड की जाएंगी, 0.0 स्क्वायर मीटर पर हाजी के लिए। यानी जब बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि इतना छोटा गद्दा था, हर साल वही होता है कि गद्दे वगैरह की साइज़ छोटी ही होती है, 6 बाई 2.5 फीट के ये मैट्रेस होते हैं, उसी पे ही आपको अलाउ किया जाता है मीना के टेंट में। और कुछ लोगों को टेंट के जो रहने वाले लोग होंगे उनके लिए प्रोविज़न होगा मेट्रो या बस, दोनों में से एक दिया जाएगा। एक तो मेट्रो के फैसिलिटी आपको मिलेंगी वहाँ पर, या फिर बस की फैसिलिटी। ये तमाम चीज़ें वहाँ पर CGI मैनेज करती, ये सब वहाँ पर की चीज़ें हैं। और मदीना के एकोमोडेशन के बारे में यहाँ बताया। उसके बाद रुबत वाले जो होंगे उनको अलग, रुबत एक अलग कैटेगरी आती है, उनकी यहाँ पे डिटेल दी गई है। सिम कार्ड, हज कमेटी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम कार्ड, हज कमेटी की तरफ से आपको कोई भी सिम कार्ड वगैरह नहीं दिया जाएगा। चेंज ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेशन आपको जो दिया जाएगा वही आपका एकोमोडेशन होगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कुर्बानी के बारे में बताया गया है कि अदाई अगर आप करने वाले हैं तो परमिटेड ओनली थ्रू एंटायर ऑथोराइज के से, हज जो सऊदी हुकूमत की ऑथोराइज जो ये होती है तंजीमें होती है, उन्हीं के ज़रिए से आप कुर्बानी कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडस्टर होते हैं, फंसाने वाले लोग होते हैं, जिसकी वजह से लास्ट ईयर भी कुर्बानी के लिए ऑफिशियली हज कमेटी ने कहा था कि जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं वो हज कमेटी में ही पैसा जमा करें,
जी, इस बात को भी यहाँ पर साफ़ली मेंशन किया गया है, जो मेडिकल स्क्रीनिंग जो होगा इस बार भी, जो वो 2 स्टेप नहीं होगा। एक मेडिकल स्क्रीनिंग आपका सिलेक्शन के वक्त होगा, जब आपका नंबर लगेगा उस वक्त आपको, जब आप फॉर्म भरेंगे मतलब तब जाकर आपको एक फ़र्स्ट स्टेज में मेडिकल फ़िटनेस देना होता है। और दूसरा ये लेटर होगा, ये बाद में एक जाने के पहले एक जो होता है जहाँ पे आपको हेल्थ कार्ड वगैरह दिया जाएगा, वो एक अलग से मेडिकल फ़िटनेस होगा। ये पहले ही बता दिया गया है यहाँ पर। ये लास्ट ईयर की एक कॉस्टिंग बताएगी कि अहमदाबाद से जो लोग गए थे तकरीबन उनके लिए 3,43,000 का खर्चा आया था। जो मुंबई से गए थे उन्हें तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाख। फ़्लाइट अलॉटमेंट के बारे में भी यहाँ पर मालूमात दी गई है। उसके बाद फ़्लाइट शेड्यूल के बारे में बताया गया है। इस बार जो फ़्लाइट चालू होंगे, ये बताया जा रहा है कि 8 अप्रैल 2027 से इंशाल्लाह हज के फ़्लाइट, पहला फ़्लाइट स्टार्ट होगा। और जो लास्ट फ़्लाइट होगा हज कमेटी का रिटर्न का, जो 21 मई को लास्ट फ़्लाइट ही रिटर्न होगा हज कमेटी ऑफ इंडिया का। और ये भी बताना चाहूँगा कि पहला फ़्लाइट 8 जाने वाले जो लोग होंगे 8 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। और जो लास्ट फ़्लाइट जाएगा इस बार, वो 9 मई को लास्ट फ़्लाइट जाएगा, हज के लिए रवाना होगा इंशाल्लाह। ये तमाम चीज़ें चेक इन के ताल्लुक से बताएगी कि 6 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट वगैरह पर आना होता है। उसके बाद वहाँ से निकलते टाइम आपका 48 घंटे पहले, 2 दिन पहले आपका बैगेज वगैरह लिया जाता है। जो मक्का मदीना में लोग होते हैं, उसके बाद आपका बैगेज ये एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाले किया जाता है। और उसके बाद आप लोग 6 घंटा अगर चाहे मदीना में है या फिर मक्का जिद्दा में रहेंगे तो तकरीबन 12 घंटे पहले वहाँ से निकाला जाता है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया तकरीबन 35 से 45 दिन का ही सफ़र होगा जो हज पर जाने वाले लोग होंगे वो। शॉर्ट हज के बारे में भी इस साल बताया गया है कि इस साल भी शॉर्ट हज के लिए अलाउ किया गया है हज कमेटी की तरफ से। और एक बहुत ही बेहतरीन सर्विस दी गई हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से लास्ट ईयर। बहुत सारे लोगों को हमने पूछा, और जिन्हें भी पूछा हमने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी उनकी तरफ से रिव्यू था हज कमेटी का। शॉर्ट वालों के लिए भी 20 दिन का तकरीबन उनका सफ़र था। और ये शॉर्ट पैकेज उनके लिए अच्छा है जिनके लिए काफ़ी कम छुट्टी होती है, जॉब का मसला है। वरना बेटर एंड बेटर यही है कि आप लॉन्ग पैकेज, जो रेगुलर पैकेज है उसमें जाए, कि बहुत अजीम सफ़र पे जा रहे हैं, 35 से 40 दिन का सफ़र होता है। बस मुझे तो तकरीबन जो शॉर्ट के बारे में बताना चाहूँगा, एक हाजी साहब का मुझे फ़ोन भी आया था मदीने से, और वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपने फ़्लाइट से खुद जाऊँगा तो चलेगा क्या, मैं यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, मैं शॉर्ट के लिए आया हूँ लेकिन मैं और 8 से 10 दिन यहाँ पे रुकना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। तो मैंने अपने सीनियर्स वगैरह भी से भी पूछा कि आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ रुक नहीं सकते। अगर चाह आप लॉन्ग पैकेज में जा रहे हैं या कुछ इमरजेंसी की वजह से आपको जल्दी जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आप एक्स्ट्रा टाइम, जो आपको टाइम दिया है उसके एक्स्ट्रा आप वहाँ पर रुक नहीं सकते। तो वो उन्हें रुकने को अलाउ नहीं किया गया। इसलिए फॉर्म भरते वक्त अगर आपके पास वक्त है, आपके कोई जॉब वगैरह का या कोई वक्त का कोई मसला नहीं है, तो मेरी पर्सनली राय यही होगी कि आप हज 2027 के लिए लॉन्ग पैकेज ही प्रीफर करें। ये 20 डेज़ का पैकेज होता है, इसमें मैक्सिमम 10,000 लोगों को खाली सिलेक्ट किया जाएगा, इसमें बता दिया गया है। और 10,000 से अगर ज़ायद लोग आते हैं, तकरीबन 12,000 लोग अगर हो जाएंगे तो फिर उसमें कुर्रा होगा, और पहले 10,000 लोग को उसमें क्या सिलेक्ट किया जाएगा। शॉर्ट पैकेज के लिए लिमिटेड एम्बार्केशंस होते हैं। ऐसे तो तकरीबन 28 जगह से कुछ या 18 जगह से कुछ फ़्लाइट ये होता है, लेकिन तकरीबन 18 या 19 एम्बार्केशन से फ़्लाइट रवाना होता है। लेकिन जो शॉर्ट हज पैकेज जो होता है उसमें 8 ही एम्बार्केशन से ये फ़्लाइट होंगी। दिल्ली है, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, और हैदराबाद, कोचीन, कोलकाता और अहमदाबाद। इन्हीं जगह से खाली शॉर्ट वाले हाजी ट्रैवल कर सकते हैं, इस बात को जहन में रखें। और जो लोग हज के लिए शॉर्ट के लिए ये किए फॉर्म भरें, और अगर चाहे उनका शॉर्ट में नहीं होता तो वो लोग डायरेक्टली नॉर्मल हज के लिए क्या ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो होगा 35 से 45 दिन का सफ़र। आगे ये कुछ मालूमात है टेट और हज इंस्पेक्टर के ताल्लुक से दी गई है। चेक इन बैग के बारे में बता दिया गया है कि 2 पीस अलाउड होंगे आपको चेक इन बैग में, यानी 2 बैगेज बड़े अलाउड होंगे जो 20 किलो के होंगे, और जिनका डायमेंशंस भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हैंड कैरी जो आपका होगा वो 7 किलो का आपको अलाउड होगा, यानी 20 किलो के 2 बैग और 7 किलो का 1 बैग। कोई अगर डिसेबल पर्सन होगा जो माजूर होगा वो भी ट्रैवल कर सकता है, तो उसके साथ में 18 साल से 60 साल का उसका कंपेनियन होना ज़रूरी है, इसमें बता दिया गया ये भी। और कंपेनियन उसका ब्लड रिलेटिव चाहिए या फिर उसकी बीवी वगैरह होनी चाहिए।
ज़मज़म वाटर के बारे में बताया गया है कि इस साल भी हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हुई। कई सारे लोग बैगेज में ज़मज़म ला रहे थे, जिसकी वजह से बैगेज भी फोड़े गए और उसके चक्कर में बहुत सारा सामान भी, बहुत सारे लोगों का कुछ गायब हुआ उसके अंदर। तो इस बात को अब यहाँ पर हज कमेटी ने पहले ही मेंशन किया है कि ज़मज़म आप बैगेज वगैरह में ना लाएँ, और साथ ही साथ शुड नॉट कैरी ज़मज़म बॉटल सेपरेटली। ठीक है, उसके बाद ज़मज़म आपको दिया जाएगा 5 लीटर या एम्बार्केशन के टाइम पे जब आप वहाँ से निकलेंगे। तो बैगेज अगर लॉस होता है तो आपको प्रोसीजर के लिए क्या क्लेम करना है, ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ क्लेम की डेट भी है 31/8/2027 तक आप अपने बैगेज का क्लेम कर सकते हैं। बैन आइटम के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या क्या चीज़ें नहीं साथ में लेके जा सकते हैं, ये तमाम चीज़ें बता दी गई है। आप डिटेल में पूरी मालूमात आपको अगर चाहिए तो आप अपना गाइडलाइन ये पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। कैंसिलेशन के बारे में बता दिया गया है, और ये भी बात बताई गई कि हाजी वहाँ पर जाके खाना लास्ट ईयर से बैन कर दिया गया है। पकाने की कोई भी सूरत नहीं है। केस है, सऊदी हुकूमत ने बैन कर दिया है तमाम खाना पकाने के ऊपर। कुक आप नहीं कर सकते, ना ही साथ में आपको परमिटेड है, आपको अलाउड नहीं कि आप वहाँ पर ऑयल या फिर घी, फ़िश, स्वीट मीट, ये तमाम चीज़ें, फ्रूट वगैरह यहाँ से साथ में नहीं लेके जा सकते। ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। कैंसिलेशन चार्जेस देखिए आपको यहाँ पर बता दिया गया है। अगर आप कैंसिल करते हैं 30 सितंबर के पहले कैंसिल करेंगे तो 5000 का फ़ाइन है, और उसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 10,000। अगर आप जनवरी में जाके कैंसिल कर रहे हैं तो आपको तकरीबन 50,000 रुपये का पेनल्टी लगेगा, और ये पैसे आपके डिडक्ट हो जाएंगे। इस बात को आप जहन में रखें। जी दोस्तों, ये तमाम गाइडलाइंस थी हज कमेटी के, जो मोटी मोटी बातें हमने आपको बताई है। अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप खुद भी इसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियो भी आएगा किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो ये गाइडलाइंस भी आप अच्छी तरीके से पढ़ ले और दूसरों तक भी शेयर करें। मज़ीद जो कुछ इंशाल्लाह मालूमात आएंगी हज के ताल्लुक़ से, हम आप तक पहुँचाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। 20 जुलाई तक का आपके पास वक्त है। अगर आपने अब तक पासपोर्ट नहीं निकाला है, तत्काल में भी आप पासपोर्ट निकाल सकते हैं और अपना फॉर्म भर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।